Hello everyone. So today's topic of discussion is the carbon border adjustment mechanism. ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है दैट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज़ अगेंस्ट द क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल्स, इट इज़ अगेंस्ट द डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया और इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इन कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाइक इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू कार्बन बॉर्डर टैक्स दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो पहले इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों लाया गया. ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने ये क्यों लाया. उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, ये हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है कि इसको लेके इतना हंगामा क्यों हो रहा है ना. बट कुछ आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में भी दे देंगे ताकि वी आर एबल टू बैलेंस आर आंसर, है ना. फाइनली ये जो पर्सपेक्टिव है, इंडियन पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना. हम लोग समझेंगे कि इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा और इंडिया को कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए इसका. ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग एक छोटा सा वे फॉरवर्ड देखेंगे. तो सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, वी कैन एक्सपेक्ट अ 10 मार्कर ऑन दिस क्वेश्चन, ऑन दिस टॉपिक. तो इसको जल्दी से कवर करते हैं. ठीक है, तो बेसिक्स क्या है. It is a carbon border tax which will be levied on the import of carbon intensive products like aluminium, steel, cement, fertilizer. Actually होता क्या है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्बन एमिशन दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन ये चाहता है दैट जब भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर में एंटर करें तो उन पर एक टैक्स लगाया जाए विच विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस दैट हैज़ बिन डन टू प्रोड्यूस दीज गुड्स, है ना. एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट, ये चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल लगता है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस भी होता है. तो यूरोपियन यूनियन इससे एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें पुश करना चाहता है. आप जानते ही हो कि इट इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द क्लाइमेट मार्केट, इन द कार्बन एमिशंस, और इन्होंने खुद काफ़ी सारे एम्बिशियस टारगेट्स भी लिए हैं लाइक नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050. बट एक्चुअली ये जो मैकेनिज़्म लाया गया है, दिस इज़ क्लियरली वायलेटिव ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल्स. बिकॉज अगर आप देखोगे दैट द हिस्टोरिकल एमिशंस ऑफ कंट्रीज़ इन द वेस्ट, यूएस बोल लो, यूरोपियन यूनियन बोल लो, देयर एमिशंस हैज़ बिन फार ग्रेटर दैन द डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, चाइना. बट अब जब ये लोग ऐसे मैकेनिज़म्स लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर कि दे विल बी टैक्सिंग दीज प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द कार्बन इक्विवेलेंट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा वरी का एक साइन है हमारे लिए, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग नेशंस. इसीलिए हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया दैट वी आर नॉट सपोर्टिव ऑफ दिस थिंग, एंड उन्होंने ये भी बोला कि बैकलैश भी फेस करना पड़ सकता है बाय दीज कंट्रीज़, है ना. तो समझ लेते हैं पहले कि ये क्यों लाया गया. ये यूरोपियन यूनियन के आर्ग्यूमेंट्स है दैट द EU बेस्ड प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी पे फॉर दीज एमिशंस. कैसे? थ्रू द EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. तो जब भी इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सिचुएटेड इन द यूरोपियन यूनियन, दे ऑलरेडी पे फॉर दीज एमिशंस, है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्कीम दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, वो लोग, उन लोग ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हैं, एंड नाउ दे वांट दैट द इम्पोर्ट्स आर एट पार. तो जो भी इम्पोर्ट्स हो वहाँ पर बाय दीज डेवलपिंग नेशंस, इंडिया का इम्पोर्ट जब जा रहा है और जो उन्होंने एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट ये सारा प्रोड्यूस किया, उन दोनों में वो लोग पैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब ये कितना सही है, मतलब अगर आप देखो कि 1 टन ऑफ CO2 दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, क्या ये दोनों सेम है? ये प्रिंसिपल्स को ऐसे स्कीम्स थोड़ा वायलेट करते हैं, बट उनका आर्ग्यूमेंट्स है, तो हम लोग उस चीज़ को भी एक बार ज़रूर समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने लाया क्यों है. बिकॉज दे वांट दैट देयर इम्पोर्ट्स आर एट पार, और उनके जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, उनको भी इक्वल ग्राउंड्स पे ट्रीट किया जा सके. सेकेंडली, दे आर सीइंग दिस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक कार्बन लीकेज. अब ये कार्बन लीकेज क्या होता है? कार्बन लीकेज इज समथिंग जहाँ पर कि बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट मैकेनिज़म्स इन द यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे कंट्रीज़ क्या कोशिश करते हैं दैट
उन लोग अपने जब जो भी फैक्ट्रीज़ है ना उसे यूरोपियन यूनियन में नहीं लगाकर एक दूसरे कंट्री में लगाएं जहाँ पर द रेगुलेशंस रिगार्डिंग दीज कार्बन एमिशंस आर लेसर, ठीक है। तो उन्हें कंप्लायंस कम करना पड़ेगा, उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ऐसे स्कीम्स के थ्रू, है ना। तो इट बिकम्स चीपर फॉर देम एंड ऑब्वियसली उनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है। सो ये देखा गया है दैट द यूरोपियन यूनियन क्योंकि इतने सारे चीज़ों को वो अपने एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स रखता है, उस वजह से वो सफ़र करता है, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्ट्रीज यूरोपियन यूनियन छोड़ करके बाकी ऐसे नेशंस में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर द एमिशन नॉर्म्स आर फार लेसर। तो यही है कार्बन लीकेज का मतलब, वही है दैट यू विल गो टू अ डिफरेंट कंट्री जहाँ पर एमिशन नॉर्म्स थोड़े से रिलैक्स्ड हो, ठीक है। सो अगर यूरोपियन यूनियन भी अपने तरफ से इम्पोर्ट को पैरिटी में लेकर के आएगा और जो वहाँ के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के वजह से जो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कॉस्ट हाई बेयर करना पड़ता है, और जब डेवलपिंग कंट्रीज से भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसको भी जब आप अच्छा एक कार्बन टैक्स लगाओगे उनके ऊपर, तो ये कार्बन लीकेज वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एटलीस्ट यूरोपियन यूनियन के यही आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। एंड देयर थर्ड आर्ग्यूमेंट इज दे वांट टू अचीव देयर फिट फॉर 55 टारगेट्स। अब ये क्या है, इट इज़ बेसिकली द यूरोपियन यूनियन ये कोशिश कर रहा है कि दे आर एबल टू रिड्यूस 55% ऑफ देयर एमिशन बाय 2030 एज कम्पेयर टू 1990 लेवल्स। हम लोग जैसे अपने भी बहुत हमारा पंचामृत टारगेट्स है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन के भी कुछ टारगेट्स हैं, तो वही है फिट फॉर 55। एंड सेकेंडली उसके अंडर ही दे आर टारगेटिंग दैट नेट जीरो एमिशन बाय 2050। हम लोगों का टारगेट क्या है, बाय 2070, है ना। तो यूरोपियन यूनियन ने ये क्यों लाया, हम लोग ये समझ गए कि उन लोग ये चाहते हैं दैट देयर इम्पोर्ट्स आर एट पैरिटी एंड कार्बन लीकेज वाला प्रॉब्लम एड्रेस हो पाए और फिट फॉर 55 टारगेट्स मीट हो पाए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये और ये क्यों लाया गया है ना। बट मेन पार्ट क्या है, एनालिसिस और इंडियन पर्सपेक्टिव। तो अब उस पर आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट जो कि इसके अगेंस्ट में है, पहला आर्ग्यूमेंट सिंपल है, क्लाइमेट जस्टिस को बिल्कुल वायलेट करता है ये, क्योंकि जो भी हिस्टोरिकल एमिशंस हुए हैं वो वेस्ट के तरफ से ज़्यादा हुए हैं। दे आर नॉट गिविंग अस द क्लाइमेट फाइनेंस। आपको पता होगा $100 बिलियन उनको देना चाहिए फॉर द डेवलपिंग नेशंस, बट वो बहुत ही कम फंड का डेवोल्यूशन होता है उनके तरफ से। और अब उन लोग इस तरीके के मैकेनिज़म्स ला रहे हैं जबकि दे आर वेल अवेयर कि हमारा जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना डेवलप नहीं है कि हम लोग इतना एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर पाएँ। तो दिस इज़ वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। सेकेंडली, कार्बन फुटप्रिंट को आप मेजर कैसे करोगे, है ना। कोई स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम तो बना हुआ है नहीं, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू पुश देयर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, कि सारे लोग इसी को मानो, है ना। तो ये तो गलत है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने का कोई सही तरीका स्टैंडर्डाइज मेजर अभी तक तो बना नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ही आप ये भी जानते हो कि आजकल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस। आप किसके ऊपर टैक्स लगाओगे, है ना। तो जब प्रोडक्शन ही बहुत सारे कंट्रीज़ में मिला करके हो रहा है, ठीक है ना, स्टील का प्रोडक्शन हो सकता है, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हो, तो किस पर क्या इतना कार्बन टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें पे कोई क्लैरिटी नहीं है ना। एंड दिस विल ऑब्वियसली लीड टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड डिस्टॉर्शन, है ना। ट्रेड कंसर्न्स राइज होंगे, हमारा एफटीए भी इनके साथ साइन होने के प्रोसीजर में हम लोग हैं, एंड वो सारा कुछ इम्पैक्ट होने वाला है ना। उसके साथ साथ ये जो कार्बन लीकेज वाला पॉइंट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म दे विल बी एबल टू चेक दिस कार्बन लीकेज का प्रॉब्लम। बट बहुत ही कार्बन लीकेज के प्रॉब्लम के वजह से आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई इशू है इसमें। बिकॉज आप ये देखो कि कभी भी कोई कंपनी जब फैक्ट्री लगाती है तो वो उसके लिए कितना बड़ा कंसर्न है कार्बन लीकेज, है ना। टैक्स वाला जो कंसर्न है ये बहुत ही छोटा है। आप रॉ मटेरियल को लेके ज़्यादा कंसर्न रहोगे, आप वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके ज़्यादा कंसर्न रहोगे, है ना। ये कार्बन लीकेज वाला प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटा है एंड दे आर ओवर एम्फसाइजिंग ऑन दिस, है ना। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का पॉइंट है ये कि द बिकॉज ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म द EU इज़ ओवर एम्फसाइजिंग ऑन द कार्बन लीकेज। ये एक्चुअली इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। उसके साथ देयर विल बी पॉसिबल रिटेलिएशन, ये तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी कहा है दैट पॉसिबल रिटेलिएशन इज़ पॉसिबल एंड दिस विल डिस्टॉर्ट द कार्बन मार्केट रूल्स। आपको ऐसे ही पता है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं वो हमेशा देर इज़ अ टसल बिटवीन देम, क्योंकि कार्बन मार्केट रूल्स कोई चाहता है कि जो
कार्बन मार्केट रूल्स हों उनके फेवर में बने, है ना। डबल काउंटिंग का इशू होता है एक बिटवीन द टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, वो डबल काउंटिंग, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, डबल काउंटिंग का इशू सामने आता है यहाँ पर, है ना। और हिस्टोरिकल एमिशंस का प्रॉब्लम, इन चीज़ों की वजह से कार्बन मार्केट रूल्स हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है, बट कार्बन मार्केट रूल्स अभी भी स्टैंडर्डाइज्ड वे में नहीं लिखे गए हैं। तो अब अगर जब आप इस तरीके के मैकेनिज्म्स लेकर के आओगे, सो देयर विल बी रिटेलिएशन एंड इट विल डिस्टॉर्ट द कार्बन मार्केट रूल्स फर्दर, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट तो हमें समझ में आ गए, क्लाइमेट जस्टिस के अगेंस्ट है, कार्बन फुटप्रिंट का कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेजर नहीं है, मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में प्रोडक्शन हो रहा है, इट विल लीड टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, इट विल लीड टू पॉसिबल रिटेलिएशन एंड कार्बन लीकेज, कार्बन मार्केट रूल्स, ये चीज़ों का अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ओवर एम्फोसिस कर रहे हो आप कार्बन लीकेज के ऊपर, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप लिख सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, जब भी आप इस तरीके के रूल्स लेकर के आओगे तो इट विल इंसेंटिवाइज ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। आप चाहोगे कि जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हो वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, क्लाइमेट स्मार्ट हो, है ना। तो इट विल प्रमोट ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इट विल प्रमोट क्लीन टेक, है ना। इनोवेशन आप करोगे, R&D करोगे ताकि आप सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन कर सको उन गुड्स का, एड्रेस द इशू ऑफ कार्बन लीकेज, है ना। उसके साथ इट विल ब्रिंग पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लेयर्स, ये हमने पहले ही पढ़ा। एंड इट इज़ ऑब्वियसली इन लाइन विद द पोल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल, कि जो जितना पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को वाइल प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स, उन्हें उसके लिए पे करना चाहिए। उसके साथ ही डीकार्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट टारगेट्स मीट करने में हमें आसानी होगी जब हम लोग इस तरीके के प्रोग्रेसिव मेजर्स लेंगे। तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-3 पॉइंट भी याद रखोगे कि इससे इंसेंटिवाइज होगा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी, डीकार्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट टारगेट्स, यही काफ़ी है, ठीक है। एंड ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, है ना। डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लेयर्स के बीच में पैरिटी लाने के लिए ही इस तरीके के मैकेनिज्म, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये लाया है, इसलिए जा रहा है ताकि पैरिटी आ सके बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है। तो आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट एंड आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट हमने डिटेल में कवर कर लिया। मेन पॉइंट क्वेश्चन आएगा तो ये पर्सपेक्टिव तो ज़रूर पूछा जाएगा, दैट व्हाट इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव, ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज हर चीज़ को हमें इसी लेंस से पढ़ना है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था तो दिस टॉपिक वुड नॉट हैव बीन रेलिवेंट फॉर अस इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। इम्प्लीकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इट वुड मीन 25 to 30% टैक्स फ्रॉम 2026 ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स। अब एक्चुअली क्या है, ये 2026 से ही स्टार्ट होने वाला है, बट अक्टूबर 1 2023 से कुछ कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को डेटा शेयर करना स्टार्ट कर देना है विद द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सो जब ये 2026 से इट विल बी इन प्लेस, तब 25 to 30% टैक्स देना पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को, जो भी इस तरीके के गुड्स बना रहा है, एल्यूमिनियम, स्टील, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे को टैरिफ देना पड़ेगा एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। वैसे ही आप देखो, अभी मार्केट शेयर इज़ ह्यूज, बिकॉज स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट जो हम लोग यूरोपियन यूनियन में भेजते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट्स, है ना, इन चीज़ों का। तो इट इज़ अ बिग वरी, इतना बड़ा टैक्स और इतना बड़ा मार्केट शेयर। तो ये इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि इन चीज़ों को टैकल किया जा सके डिप्लोमेटिक लेवल पे, ठीक है। इट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट आर FTA नेगोशिएशंस। आप लोग पढ़ रहे होंगे दैट यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने जा रहे हैं हम लोग। एंड जब आप इस तरीके के मैकेनिज्म CBAM लेकर के आओगे, सो इट विल एक्ट एज अ नॉन टैरिफ बैरियर, है ना, कि आप कार्बन कितना प्रोड्यूस हुआ इस गुड को गुड के मैन्युफैक्चरिंग में, उस हिसाब से आप टैक्स लगाओगे, सो इट विल बिकम अ नॉन टैरिफ बैरियर, है ना। एंड लास्टली, इट इज़ a discriminatory carbon pricing. It will impact our markets and the policies, है ना। कार्बन प्राइसिंग, वही जो मैंने आपको पहले बोला कि 1 टन ऑफ CO2 जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो इन यूरोपियन यूनियन एंड इन अ डेवलपिंग कंट्री, वो सेम नहीं है, ठीक है। आप उसको इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हो। किस तरीके से कार्बन प्राइसिंग करना है, किस तरह से कार्बन फुटप्रिंट को स्टैंडर्डाइज्ड वे में मेजर करना है, इस पर कोई क्लैरिटी है नहीं, ठीक है। सो जब आप क्लाइमेट फाइनेंस नहीं दे रहे हो, जब आप क्लाइमेट जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हो और आप इस तरीके के मैकेनिज्म्स लेकर के आ रहे हो, सो इट इज़ डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, है ना।
तो ये हो गए हमारे ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमारा मार्केट शेयर इफेक्ट होगा, हमारा जो FTA नेगोशिएशंस है वो इफेक्ट होगा, एंड इट इज़ ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी। अब ये देख लेते हैं कि इंडिया को रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए इस चीज़ का। इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए दैट इन द कार्बन टैक्स कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंसी रहे, जो कि ऑब्वियसली ये चीज़ें मुश्किल है, बट फिर भी अगर इस चीज़ को आना ही है, सो देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनिज्म। सेकेंडली, हम लोग को डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए वी शुड हैव अ डायलॉग विद द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज ये नेशंस ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, है ना, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस इसी तरीके का है कि द एमिशंस विल बी हायर एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न नेशंस। यूरोप में, US में आप इस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो कि कार्बन एमिशंस आपके कम रहे, बट इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया मुश्किल है। तो टू बिल्ड दैट डिप्लोमेटिक प्रेशर हमें ग्लोबल साउथ के साथ, डेवलपिंग नेशंस के साथ डायलॉग में आना चाहिए और इन वेस्टर्न नेशंस पे प्रेशर डालना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ ही ऑब्वियसली डायलॉग विद द EU, ये तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है बिकॉज हमारे FTA डिस्कशंस चल रहे हैं, तो उसी में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को भी हम लोग उठाएं एंड इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट कर लें ड्यूरिंग आवर FTA नेगोशिएशंस विद द EU, सो वी शुड हैव अ डायलॉग विद देम। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली जो हमने काफ़ी बार रिपीट कर दिया कि स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म नहीं है, सो वी शुड वर्क ऑन डेवलपिंग द स्टैंडर्ड्स एंड डीकार्बनाइजेशन R&D, क्योंकि हम लोगों को ये ऑब्वियसली कोशिश तो खुद के लिए भी करना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा कार्बन एमिशंस ना हो रहे हो, तो उसके लिए R&D करो और जो भी मैकेनिज़म्स है उसको डेवलप करो, मेक इट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, उसके बाद ही आप ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। वी शुड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, हमें ये डायलॉग करना चाहिए बोथ विद द डेवलपिंग नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन, एंड ऑब्वियसली डेवलप सम स्टैंडर्ड मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन पर्सपेक्टिव, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होगा, दो तीन इन जनरल वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वी शुड इंश्योर, ये बहुत जगह पे आप लिख सकते हो दैट क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल्स शुड बैलेंस डीकार्बनाइजेशन एमिशंस। आजकल क्या हो रहा है दैट बिकॉज द डेवलप्ड नेशंस, वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इन्हांस कर चुके हैं, सो वो लोग काफ़ी पुश करते हैं डीकार्बनाइजेशन को, बट जो क्लाइमेट जस्टिस वाला प्रिंसिपल है ना, ये वायलेट होता है। सो द क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल शुड बैलेंस द डीकार्बनाइजेशन एम्बिशंस। देयर शुड बी अ क्लैरिटी बिटवीन द कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आज के डेट में प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, बहुत सारे देर आर मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वेरी सिंपल गुड, है ना। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लैरिटी होना चाहिए, और साथ ही साथ देयर शुड बी अ फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डन इन वन गो, एंड वी शुड मैनेज द पोटेंशियल इकोनॉमिक रिस्क, बिकॉज जब आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना है टू मीट द टारगेट्स ऑफ डीकार्बनाइजेशन, तो इकोनॉमिक रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। वी शुड बी एबल टू मैनेज दैट वाइल वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कार्बन टैक्सेस, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा इस टॉपिक का एंड। एक छोटा रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने जो भी इस टॉपिक में कवर किया, इसके बेसिक्स क्या है, क्यों लाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के खुद के आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि वो लोगों ने क्यों कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इतना इंपॉर्टेंट माना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स एंड अगेंस्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली टू बैलेंस आउट योर आंसर यू शुड नो कि इसके ऑब्वियसली कुछ सिंपल पॉजिटिव्स तो हैं ही, जैसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक में इनोवेशन, है ना, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को ये रिस्पेक्ट करता है, ये सब चीज़ें। इंडियन पर्सपेक्टिव, दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, आपको समझना चाहिए कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होंगे, एंड हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए। एंड यहाँ से आप कोई भी एक पॉइंट उठा सकते हो अपने कंक्लूजन के लिए, एंड राइट अ गुड फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।